हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं पद्मलता। स्वागत है आपका हिंदी निवास में। आज हम उमंग 2 हिंदी 10वीं कक्षा प्रथम भाषा का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आज का पाठ का नाम है कवित। यह पद्माकर जी की लिखी एक कविता है। मानव के लिए प्रकृति जो है एक अद्भुत देन है। प्रकृति में जो भी बदलाव होते हैं हर एक ऋतु में, उस बदलाव का वर्णन जो है कवियों ने अपने अपने ढंग से किया है। तो यहाँ पद्माकर ने भी अपनी शैली में वसंत ऋतु और सावन महीने में मतलब वर्षा ऋतु में जो भी बदलाव आते हैं उसका वर्णन जो है अपनी शैली में यहाँ पे कवि द्वारा प्रस्तुत किया है। आप सभी लोगों को मालूम है ऋतु कितने होते हैं। ऋतु 6 होते हैं। पहला ऋतु वसंत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा ऋतु है हेमंत ऋतु, चौथा ऋतु है वर्षा ऋतु, पांचवा ऋतु है शरद ऋतु और छठा ऋतु है शिशिर ऋतु। हर एक ऋतु की अपनी अपनी खासियत है। यहाँ कवि पद्माकर जी ने जो है वसंत ऋतु में और सावन महीने में जो बदलाव प्रकृति में होता है उसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे किया है। तो कविता पढ़ने से पहले हम जो है पहले पद्माकर जी के बारे में जान लेते हैं और फिर कविता और उसके भाव को विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करें। रीतिकाल के कवियों में पद्माकर का नाम मूर्धन्य है। वे बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके परिवार का वातावरण कवित्वमय था। उनके पिता मोहनलाल भट्ट अच्छे विद्वान और कवि थे। उनके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी कवि थे। अतः उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया। उन्हें कवित्व के संस्कार पैतृक रूप से प्राप्त थे। उनकी कवित्व प्रतिभा को देखकर बूंदी के महाराज ने बहुत मान सम्मान किया और जयपुर के नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। उनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी आदि प्रमुख हैं। सन 1700 से लेकर 1900 तक के काल को रीतिकाल माना जाता है और रीतिकाल कवियों में से पद्माकर जी का नाम जो है मुख्य रूप से लिया जाता है। मूर्धन्य का मतलब होता है मुख्य। पद्माकर जी का जन्म सन 1753 में उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ और उनके परिवार का पूरा वातावरण जो था कवित्वमय था। उनके पिताजी जिनका नाम मोहनलाल भट्ट था वे एक अच्छे विद्वान ही नहीं बल्कि कवि भी थे और उनके साथ साथ परिवार के जो बाकी के सदस्य थे वे भी सभी कवि थे। इसीलिए उनके वंश का नाम कवीश्वर पड़ गया और पद्माकर को कवित्व के जो संस्कार थे वे पैतृक रूप में प्राप्त थे, मतलब पिताजी दादाजी के रूप से ही उन्हें प्राप्त थे। उनकी कविता की प्रतिभा को देखकर बूंदी के महाराज ने उन्हें सम्मानित किया और जयपुर के नरेश ने उन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में से हिम्मत बहादुर, विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी ये प्रमुख माने जाते हैं और सन 1833 में उनकी मृत्यु हुई। चलो बच्चों विषय प्रवेश पढ़ लेते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज पृथ्वी पर विकसित है और पृथ्वी प्रकृति पर। हमारे जीवन में इस सृष्टि की अपूर्व देन प्रकृति है। इसकी प्रशस्ति वेदों, उपनिषदों और प्राचीन ग्रंथों में तरह तरह से की गई है। इसी भाव को कवियों ने अपनी अपनी शैलियों में सृजन किया है। इस तरह कवि पद्माकर के इस कवित्व में प्रकृति का सौंदर्य बोध होता है। तो मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है और मनुष्य जिस समाज में रहता है वह समाज पृथ्वी पर विकसित है और पृथ्वी जो है प्रकृति पर विकसित है और हमारे जीवन की सबसे बड़ी देन जो है प्रकृति है और हमारे वेदों, उपनिषदों और प्राचीन ग्रंथों में भी इस प्रकृति की मतलब इस प्रकृति का वर्णन तरह तरह से किया गया है। हर एक कवि ने अपनी अपनी शैली में इस प्रकृति का वर्णन किया है। इसी तरह इस कविता में भी कवि पद्माकर ने प्रकृति का जिस तरह वर्णन किया है उसका वर्णन हमें अब इस कविता में पढ़ना है।
कवि पद्माकर ने यहाँ इस कविता में वसंत ऋतु और सावन का वर्णन किया है। किस तरह उन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन किया है यह अब हम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों कविता शुरू करते हैं। बच्चों पहले इस चरण को पढ़ लेते हैं फिर उसका भाव समझेंगे। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डोर झौरन पे बौरन के हवे गए, कहे पदमा करसु और भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल और छवि छवे गए। औरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन दबे गए। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन हवे गए। बच्चों पहले मीनिंग को जान लेते हैं। औरे औरे का मतलब होता है निराला। भांति भांति का मतलब होता है तरह। कुंजन कुंजन का मतलब होता है बगीचा। और गुंजरत का मतलब होता है गुंजार करना। भौर का मतलब भौरे जिसे भौर कहा गया है। और भीड़ का मतलब होता है बहुत सारे। और डौर का मतलब होता है रस्सी। यहाँ इस चरण में कवि पद्माकर जी ने जो है वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है और वसंत ऋतु आने से प्रकृति में किस तरह का बदलाव होता है इसका वर्णन यहाँ कवि करते हैं। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, औरे डौर झौरन पे बौरन के हवे गए। वसंत ऋतु में जो है बगीचे में जो है भौरों का जो दल है, मतलब बहुत सारे भौरे जो है उस बगीचे में उस पेड़ पौधे के आसपास जो है इर्द गिर्द गूंजन करते हुए आवाज करते हुए घूम रहे हैं। झौरन पे का मतलब होता है झूले पर। और बौरन बौरन का मतलब होता है आम के जो फूल होते हैं, मतलब आम का फल आने से पहले आम के जो फूल होते हैं उसे बौरन कहा गया है। वसंत ऋतु में बहुत सारे पेड़ों पर झूले बांधे गए और आम के डाली पर जो झूला बांधा गया है उस पूरे झूले पर जो है बौरा छा गया है। कहे पदमा करसु और भांति गली यानी छलिया छबीले छैल और छवि छवे गई। यहाँ पे सु का मतलब होता है इस तरह और गलियानी का मतलब होता है गली और छलिया का मतलब होता है छल करने वाला और छबीले का मतलब होता है सुंदर छवि वाला, सुंदर मुख वाला। और छैल का मतलब होता है बन ठन कर रहने वाले को छैल कहता है। और छवि का मतलब होता है सुंदर चेहरा। यहाँ पद्माकर वसंत ऋतु का वर्णन इस तरह करते हैं कि वसंत ऋतु से जो है पूरे गली गली में पूरे प्रकृति में जो है बहार छा गई है। लोग जो है बन ठन कर सज संवर कर गलियों में घूम रहे हैं। चारों ओर सुंदरता ही सुंदर नजर आ रही है। औरे भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दबे गए। बिहक समाज का मतलब होता है पक्षियों का समाज। आवाज होती का मतलब होता है आवाज होती है। और ऋतुराज का मतलब होता है ऋतुराज, जिसे हम वसंत को ऋतुराज कहते हैं। और दबे गए का मतलब होता है दे जाते हैं। यहाँ कवि पद्माकर कहते हैं कि वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है क्योंकि वसंत ऋतु में जो प्रकृति है बहुत ही सुंदर होती है। और इस वसंत ऋतु में पक्षियों का समाज, यहाँ पक्षियों का समाज का मतलब होता है बहुत तरह तरह के पक्षी, अलग अलग पक्षी जो है अपने मधुर स्वर में जो है गाते हैं। और इस तरह वसंत ऋतु में प्रकृति का वर्णन करना जो है बहुत ही मुश्किल है कहकर कवि बताते हैं। औरे रस औरे रीति औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन औरे बन हवे गए। रस का मतलब होता है आनंद और रीति का मतलब होता है तरीका, जिसे हम परंपरा कहते हैं। और राग का मतलब होता है लय और तन का मतलब होता है शरीर। बन का मतलब जंगल। हवाई गए का मतलब होता है हो जाते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु की बात जो है बहुत ही अलग है। इसमें
इसका आनंद, इसकी परंपराएं, तौर तरीके, गीत और वसंत ऋतु का जो वातावरण होता है यह बहुत ही मनोहर और अद्भुत है। इस ऋतु में तन मन में एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। इस तरह इस चरण में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। तो बच्चों, पहले चरण में हमें क्या बताया गया है? वसंत ऋतु में जो है बगीचे में भौरे गूंजन करते हुए घूम रहे हैं और झूले जो है डाली पे झूले बंधे हुए हैं और आम के डाली पर जो झूला बंधा है उस पर पूरे झूले पर भौरा, आम का भौरा जो है छा गया है और लोग जो है बन ठन कर सज संवर कर गलियों में घूम रहे हैं और चारों ओर वसंत ऋतु में चारों ओर जो है प्रकृति में सुंदरता छा गई है। पक्षी, तरह तरह के पक्षी जो है अपने मधुर स्वर में गा रहे हैं और कवि कहते हैं कि इस ऋतु का वर्णन करना बातों में बहुत ही मुश्किल है। इस ऋतु का आनंद, रीति, रंग, राग सब कुछ जो है निराला है कहकर कवि ने इस चरण में बताया है। इस कविता की भाषा जो है ब्रज भाषा है और यहाँ पे आपको छलिए छवीले छैल छवि छवे गए, इसमें जो है आपको अनुप्रास अलंकार दिखाई देगा। तो चलो बच्चों, अगला चरण पढ़ लेते हैं। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहे पदमा कर गुमान होते मान होते, प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। बच्चों, इस चरण में जो है कवि पद्माकर जी ने जो है सावन महीने का वर्णन किया है। जब सावन महीना आता है तो वातावरण में किस तरह का बदलाव आता है इसके बारे में हमें बताया है। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। भौरन का मतलब होता है भौरे और गुंजन का मतलब होता है गुंजार करना, गाना, और बिहार का मतलब होता है घूमना और बन का मतलब होता है वन और मंजुल का मतलब होता है मनोहर। इन दो पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि सावन महीने में भौरे जब जंगलों और बगीचों में गूंजन करते हुए घूम रहे हैं तो उनका गूंजन जो है ऐसा लगता है जैसे कोई मल्हार राग गा रहा हो। गीतों में जो राग होते हैं जैसे भूपाली, भैरवी, मल्हार, इस तरह तो मल्हार राग गा रहा हो ऐसा लगता है उनकी गूंजन को सुनकर। कहे पद्माकर गुमान होते मान होते, प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। गुमान हो का मतलब होता है अभिमान से, मान होते का मतलब होता है सम्मान से, प्राण होते प्यारो मतलब प्राणों से भी प्यारा, मतलब जान से भी प्यारा, मन भावनों का मतलब होता है मनोहर, आकर्षक। इन दो पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि सावन महीना जो है बहुत ही सुंदर और सुहावना है और सावन महीने की यह सुंदरता जो है अभिमान, मान तथा प्राण से भी बहुत ही प्यारा है। मोरन को सोर घन गोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावन लगत है। मोरन का मतलब होता है मोरों का, सोर का मतलब होता है शोर, जैसे आवाज़ कहते हैं हम, और घनघोर का मतलब होता है घने बादल, चहु ओरन का मतलब है चारों ओर, और हिंडोरन का मतलब होता है झूला, और वृंद का मतलब होता है समूह। छावनो का मतलब होता है छा जाना। सावन के महीने में घने बादल छाए हुए हैं और उस घने बादल को देखकर मोर जो है अपने पंख पसार कर
केंकते हुए मोर के आवाज़ से जो आवाज़ निकलती है उसे हम केंकना कहते हैं। तो केंकते हुए मोर जो है बड़े ही आनंद से नाच रहे हैं। चारों ओर पेड़ की डालियों पर झूले बंधे हुए हैं और ये सारा दृश्य देखने के लिए बहुत ही मनमोहक लग रहा है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूली बो सुहावन लगत है। नेह का मतलब होता है प्यार और सर सावन का मतलब होता है फैलाना और मेह बरसावन का मतलब होता है मेघ बरसना। मेह का मतलब यहाँ पे होता है मेघ बादल और बरसावन का मतलब होता है बरसना। झूलीबो का मतलब होता है झूला झूलना और सुहावना का मतलब होता है सुंदर। कवि इन दो पंक्तियों द्वारा यह बताना चाहते हैं कि सावन का यह महीना जो है बहुत ही सुंदर और सुहावना है और पूरा वातावरण जो है प्रेमपूर्व है। प्रेम सरसाने वाला और मेघ बरसाने वाला यह सावन जो है बहुत ही सुहावना लग रहा है। इस तरह इस कविता में पद्माकर ने वसंत ऋतु और सावन का वर्णन किया है। बच्चों, कैसी लगी आपको यह कविता? आशा करती हूँ कि आपको यह कविता ज़रूर समझ आई होगी। तो इन दो चरणों में पहले चरण में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। प्रकृति में वसंत छा जाने पर किस तरह का बदलाव होता है इसके बारे में बताया है और दूसरे चरण में सावन महीने में जब वर्षा होती है तो वातावरण में किस तरह का बदलाव आता है इसका वर्णन किया है। तो आशा करती हूँ आपको ज़रूर यह कविता समझ आई होगी। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।